Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So हम विवेक सिंह इकोनॉमी की क्लासेस कर रहे हैं जिसमें हम विवेक सिंह इकोनॉमी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स करने वाले हैं क्योंकि उसके फर्स्ट 4 चैप्टर काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। जब भी हम इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स है जैसे कि इन्फ्लेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, आरबीआई के, फिजिकल डेफिसिट है, जीडीपी की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट बजटिंग की बात करें, जीडीपी को कैलकुलेट करने के जो तरीके होते हैं, इन्फ्लेशन की बात करें, ठीक है, और इन सब चीज़ों की बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें हम, ठीक है, एफडीआई एफपीआई की बात करें, ये सब चीज़ें जो है ये काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं और इनसे काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट्स की जानकारी नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इन्हीं चीज़ों में प्रॉब्लम आती है क्योंकि कंसेप्ट्स को समझने में एंड फिर उसकी प्रैक्टिस करने में, मतलब PYQs लगाने में, ठीक है, उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते नहीं है, एंड में वी एंड अप, ठीक है, हमसे क्वेश्चन इकोनॉमी के सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। सो हम बेसिकली फर्स्ट 4 चैप्टर्स विवेक सिंह इकोनॉमी के करने वाले हैं जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड जो लेक्चर है मनी एंड बैंकिंग, जो सेकंड चैप्टर है, इसकी ऑलरेडी आई थिंक 4 या 5 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। अब हम आज के, और हमने आई थिंक आरबीआई के फंक्शंस पे कंप्लीट किया था, इकोनॉमिक कैपिटल हमने कंप्लीट किया था। आज हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम शुरू करेंगे, ठीक है, बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, मतलब हर तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे कंट्री में वर्क कर रहा है एक एक करके समझेंगे। और काफ़ी अब जो टॉपिक्स आएंगे वो थ्योरेटिकल टॉपिक्स आएंगे, तो हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन करेंगे और थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक कर लेंगे। जैसे थोड़ा थ्योरी किया और उसके साथ में फिर हम कर लेंगे जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट कर लिया, फिर इस तरीके से, ठीक है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बेसिकली 2 टाइप की एंटिटीज़ वर्क करती है। एक तो है बैंक, ठीक है, जो बैंकिंग फंक्शंस करती है, और दूसरी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये मतलब ये बैंक्स नहीं है बट ये भी जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें काम कर रही है। अब बैंक्स 2 तरीके की हो सकती है, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स है वो सिर्फ प्रॉफिट प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इसका मतलब कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के लिए काम करती है, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट प्रिंसिपल में के लिए वर्क करती है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। शेड्यूल्ड वो है जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में जिनका मेंशन है, एंड नॉन शेड्यूल्ड वो है जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 उसमें लिस्टेड नहीं है। ये यहाँ से थोड़ा सा कट हो गया है, ये मैंने फाइल में लगा रखा था इसलिए। नाउ शेड्यूल्ड जो बैंक्स है वो भी काफ़ी सारे टाइप्स की हो सकती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि जो सरकारी बैंक्स है जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक PNB हो गया। नाउ प्राइवेट शेड्यूल्ड बैंक कौन सी है, जैसे कि HDFC हो गया। फॉरेन बैंक्स भी वर्क करती है, फॉर एग्जांपल सिटी बैंक। देन रीजनल रूरल बैंक्स, RRB जिनको बोलते हैं। पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे S कट हो गया, ये मैंने फाइल में लगा रखा था इसलिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इनके लिए कंडीशन क्या है कि इनका जो पेड अप कैपिटल है वो 500 करोड़ के इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़। एंड ऑफ को इनको अपने जो रिजर्व्स है, जो CRR है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आरबीआई के पास मेंटेन रखना पड़ता है। नाउ नॉन शेड्यूल जो बैंक्स है ये लिस्टेड नहीं होती सेकेंड शेड्यूल में, जैसे कि लोकल एरिया बैंक। अब इनकी क्या लिमिटेशंस है कि ये फॉरेन एक्सचेंज में, जो लोकल एरिया बैंक है ये फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकती और इनको रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, बट ये रिजर्व अपना आरबीआई के पास भी मेंटेन रख सकती है या किसी और कहीं पे भी रख सकती है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BRA एक्ट 1949, ठीक है। तो हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है इनकी कि बिल्कुल हम बैंक की एकदम डिटेल में घुस गए, ठीक है, जनरल लेवल पे हमने डिस्कस करना है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स जैसे सहकारी बैंक होती है, ठीक है ना, इसमें कोऑपरेटिव बैंक 2 टाइप की होती है, अर्बन कोऑपरेटिव एंड रूरल कोऑपरेटिव। अर्बन कोऑपरेटिव भी 2 टाइप के होते हैं नाउ, ठीक है। ये क्या है, तो अर्बन कोऑपरेटिव भी उसी तरीके से 2 टाइप की होती है, S से शेड्यूल एंड N नॉन शेड्यूल, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। एंड शेड्यूल भी फिर 2 टाइप की होती है, सिंगल स्टेट, MS मल्टी स्टेट, और ये भी सिंगल स्टेट मल्टी स्टेट। रूरल कोऑपरेटिव भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में दिन आ जाता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, पैक्स, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड लॉन्ग टर्म में भी फिर ये आ जाता है सिंगल स्टेट आ जाएगा, एंड फिर इस तरीके से। तो ये सारा हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आ जाते हैं। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं।
सो दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। पहली बात तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम अपना पैसा जमा करवाए कि डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, कि जब भी हम चाहे उसको विड्रॉ कर सके। डिमांड डिपॉजिट में ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड चेक्स इशू नहीं करते हैं, दे डू नॉट इशू चेक्स। ठीक है। नाउ एनबीएफसीज दो टाइप के हो सकते हैं, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। ठीक है। सो जो डिपॉजिट ले सकते हैं वो एनबीएफसी डी एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एनडी। ठीक है। नाउ एनबीएफसी में बहुत सारे, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इनमें बहुत टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स। ठीक है। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये सारी प्राइमरी डीलर क्या होते हैं, सीआईसी क्या होती है, एनबीएफसी क्या होती है, ये सारा हम अभी सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू यस। सो ये जो हमने ये करा है कि ये जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स है इनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है। सो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। और जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है ये विलेज लेवल पे होते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ स्टेट कंसर्न्ड। ठीक है। एंड इनको मतलब रेगुलेट किया जाता है आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। एंड जो ये पैक्स होती है इनको रेगुलेट किया जाता है। पैक्स आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, हेंस ये रेगुलेट आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं करी जाती है। ठीक है। ऑल रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, ये जो हमने करा है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, ये सारी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। ठीक है। नाबार्ड क्या है ये भी हम देखेंगे, नाबार्ड एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ स्टेट। ठीक है। नाउ एनबीएफसीज कितने टाइप की है ये मैंने एनबीएफसीज लिखी हुई है। ठीक है। और इनको कौन रेगुलेट करता है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है। सो सबसे पहला है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। अब काम इसका भी फाइनेंशियल काम है, फाइनेंशियल जो ये मार्केट है इसमें काम कर रही है, बट बैंक जैसा काम नहीं है इसलिए नॉन बैंकिंग बोलते हैं इनको। इंश्योरेंस जो कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज इनको रेगुलेट किया जाता है IRDAI के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो हाउस फाइनेंस कंपनीज होती है उनको रेगुलेट किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। निधि जो कंपनीज है इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनीज के द्वारा। चिटफंड जो है इनको रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट अंडर चिटफंड एक्ट 1982 के द्वारा। वेंचर कैपिटल फंड इनको सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है। अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं दोनों रूरल एंड अर्बन, ठीक है, इन पे डुअलिटी ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब आरबीआई भी कंट्रोल करता है इनको और स्टेट गवर्नमेंट भी करता है। आरबीआई इनके जो बैंकिंग फंक्शंस है, रेगुलेट एंड सुपरवाइजेस द बैंकिंग फंक्शन एंड अमालगमेशन एंड लिक्विडेशन थ्रू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड नॉट बैंकिंग एस्पेक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय नॉन बैंकिंग एस्पेक्ट्स आएगा यहाँ पे, नॉन बैंकिंग एस्पेक्ट्स आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अब आपको इतनी बेसिक डिटेल्स में नहीं जाना। ठीक है। अगर आप जब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का चार्ट देखेंगे तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो टाइप के एंटिटीज काम कर रही है, एक तो है बैंक और एक है नॉन बैंकिंग। ठीक है। बैंकिंग क्या है, बैंक जैसे काम करिए। नॉन बैंकिंग क्या है, काम तो ये भी करिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बट बैंकिंग से अलग तरीके के काम है इनके। ठीक है। अब जब आप सीआईसी के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी डीलर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ठीक है कि इनका काम अलग अलग तरीके के, बहुत मतलब हेट्रोजिनस टाइप ऑफ एंटिटीज इसमें होती है। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस खोल के बैठ जाएंगे कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, जो भी है उस पर आरबीआई का कितना कंट्रोल होता है, अमेलगमेशन के लिए क्या होता है, लिक्विडेशन के लिए क्या होता है। ठीक है। इतना डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको बस थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ऐसे पब्लिक सेक्टर होती है, प्राइवेट सेक्टर होती है, रूरल कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव। ठीक है। मोटा मोटा तौर पे आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। बेसिक एकदम इसके डिटेल्स में नहीं जाना। ठीक है। और इतना डिटेल में नहीं पढ़ना कि आपको ऐसा लगे कि ये टू मच हो रहा है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे और फिर हम ये सब यहाँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे हम ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड। सो सबसे पहले आती है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पता ही है। ठीक है। हम सब जो है सरकारी बैंक में जब जॉब लगती है तो सब लोग ज़्यादा खुश होते हैं।
ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन सी बैंक होती है जिसमें जो गवर्नमेंट का ओनरशिप है वो 51% या 51% से ज़्यादा हो, ठीक है, मोर देन 50 इक्वल टू और मोर देन 51% ओनरशिप जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से होंगे जिनको ओन किया जा रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। फॉरेन बैंक क्या है जो इस्टेब्लिश तो है इंडिया में बट उनके जो ओनर है वो कोई फॉरेन एंटिटी है, ठीक है। बैंक्स एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बट ओन्ड बाय फॉरेन एंटिटीज, ठीक है। अब हम आरआरबीज पे आ जाते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स तो हमने कर लिया और उसमें ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, ठीक है। अब आरआरबीज पे आ जाते हैं। आरआरबीज क्या है? सो 1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने गरीबी हटाओ का ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा चलाया था, ठीक है। तो उस टाइम पे आरआरबीज को इंस्टीट्यूट किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1975 आरआरबीज वर फर्स्ट सेटअप, ठीक है। उस टाइम पे ये सिर्फ 5 थी संख्या में, ओनली 5 इन नंबर। इनका एम क्या था? एम था इनका to take bank services to the doorstep of the rural masses, specifically in the remote areas with no access to banking services, with twin duties, कौन सी twin duties? First, to provide credit to the weaker sections of the society at concessional interest rate who previously dependent on private money lending, and to mobilize rural savings and channelize them for supporting productive एक्टिविटीज़ इन दी रूरल एरियाज, ठीक है। सो उस टाइम पे देखो, आज तो हम सबके पास, हम सब ने, इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्होंने भी अपना स्टूडेंट अकाउंट खुलवा रखा है। आज हम गूगल पे हर तरीके का जो है फ़ोन से ही सारा काम हो जाता है। अब तो गांव में भी शायद ही ऐसा कोई मिलेगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे मेल हो, सबके अकाउंट है। बट 1975 की बात सोचो आप, उस टाइम पे इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में नहीं थी। तो आरआरबीज इसलिए खुलवाए ताकि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, पहली बात तो उनको मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके। अगर उनको नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स वो किसी भी प्राइवेट जो आसपास के लोग हैं प्राइवेट लेवल पे लोन लेंगे, और साथ ही साथ उनकी सेविंग्स मोबिलाइज करें ताकि अगर उनके बैंक अकाउंट होंगे तो वो क्या करेंगे, उनमें एक सेविंग करने का बिहेवियर डेवलप होगा और वो अपने बैंक अकाउंट में सेविंग जो है वो सेव करेंगे, ठीक है। एंड सेविंग क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। अब ये जो आरआरबीज होते हैं इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का एंड स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज बैंक का शेयर होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% शेयर होता है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का 15% एंड जो स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज बैंक है उसका 35% शेयर होता है, ठीक है। 1987 में 196 जो है आरआरबीज वर्क कर रही थी। एंड 1998 से 1999 के बीच में जितनी भी काम वर्क कर रही थी, मतलब 196 है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो गई होगी, मतलब 200 के लगभग भी हम लगा ले, तो इतने में से 171 वर रनिंग इन लॉसेस, ठीक है, लॉस में चल रही थी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात कही थी कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते, जैसे हमने पिछले लेक्चर में लीड बैंक स्कीम पढ़ा था, तो फिर मैंने आपको बताया था कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है वो स्कीम, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर वो इंट्रोड्यूस की जा रही है तो वो ग्राउंड लेवल पे कैसा वर्क कर रही है वो भी पता होना चाहिए। तो आरआरबीज इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई है और मोस्ट ऑफ द आरआरबीज क्या है, लॉसेस में चल रही थी, ठीक है। 171 वर रनिंग इन लॉसेस, ठीक है। बाय मार्च 2019 56 आरआरबीज ऑपरेट कर रही है। बहुत सारी कमिटीज आई, जैसे कि केलकर कमेटी है, इन्होंने ऐसा बोला कि आरआरबीज को धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से ये लॉसेस में भी जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि काफ़ी सारे आरआरबीज को उनके जो स्पॉन्सरिंग नेशनलाइज बैंक थे उन्हीं में अमेलगेमेट कर दिया, ठीक है। अब कितनी है, 56 आरआरबीज ऑपरेट कर रही है और इनमें से भी 16 अंडर द प्रोसेस ऑफ अमेलगेमेशन, 16 अंडर द प्रोसेस ऑफ अमेलगेमेशन है, ठीक है, मतलब अपने जो बैंक्स हैं उनके साथ में मिल जाएंगी। नाउ मूविंग अहेड टू लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक्स को 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या है, प्राइवेट लोकल बैंक है जिनका जुरिस्डिक्शन होता है ओवर 2 to 3 कंटिगुअस डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 2-3, मतलब जितने भी आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है उन पे ये वर्क करते हैं। इनका एम क्या है, टू इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग्स बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड मेक देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन लोकल एरियाज, ठीक है। लोकल एरियाज के लोग सेविंग्स करेंगे, बैंक्स में देंगे, लोकल एरियाज के लोग ही लोन ले लेंगे एंड इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होएगी। वो अपना कुछ भी कारोबार शुरू करना है, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाए। अब हम नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड और इट इज़ लाइक वर्किंग इन द फॉर द रूरल, लाइक फॉर रूरल एरियाज एंड मासेस, ठीक है। 1982 में इस्टेब्लिश किया गया। आप क्रोनोलॉजी जरूर याद रखना है इनकी, ठीक है, कि आरआरबी 1975 में, नाबार्ड 1982 में और आगे आगे, ठीक है, इस तरीके से।
सो नाबार्ड इस्टेब्लिश किया गया 1982 में। नाबार्ड का काम क्या है? नाबार्ड प्रोवाइड क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब पैसा होता है, क्रेडिट फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर रूरल क्राफ्ट एंड अदर एलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, एक्सटेंड असिस्टेंस बाय वे ऑफ रीफाइनेंस। इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट इंडिविजुअल को पैसा नहीं देती, ये उन इंस्टीट्यूशंस को पैसा दे रही है जो इंडिविजुअल लेवल पे आगे लोन दे रहे हैं। ये खुद ऐसा नहीं है कि आप नाबार्ड में जाके खुद पैसा ले लोगे, ये पैसा उन इंस्टीट्यूशंस को दे रही है जो आगे आगे इसी सेक्टर में लोगों को लोन दे रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक पे आ जाते हैं। 1988 में सेटअप की गई, सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। NHB operate as a principal agency to promote housing finance institutions both at the local and regional levels and to provide financial and other support to such institutions, extend assistance by way of refinance। तो इसका भी काम है कि ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये लोन देती है, बाय वे ऑफ रीफाइनेंस वर्क करती है, ठीक है। अब अगली है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। ये क्या करती है? 1982 में एस्टैब्लिश करी गई अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1981। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स एंड सोवरिन गवर्नमेंट, ठीक है। सो जो भी लोग मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इन्वॉल्व है या कोई बाहर का व्यक्ति है जो इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदना चाह रहा है और उसको पैसे की ज़रूरत है, तो इस तरीके से ये ओवरसीज भी पैसा देती है, ठीक है। इतना ही करने की ज़रूरत है, इनमें इनकी डिटेल में मत घुस जाना, ठीक है। इनसे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ओवरवेलम हो जाओ और इनकी डिटेल्स रट रहे हो और लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको एक ठीक है, एक ऊपर लेवल से आपको इनके ऊपर आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू सिडबी। सिडबी क्या होता है? सिडबी होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसको एस्टैब्लिश करा गया अंडर द प्रोविजन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1989। इसका जैसा कि इसका नाम है, इट एक्ट एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस sector and for coordination of the functions of the institutions engaged in similar activities. It also extend assistance by way of refinance। कि जो भी लघु उद्योग होते हैं, छोटे लेवल पे जो भी बिजनेस शुरू करते हैं लोग बाग, उनको पैसा देने का काम करती है। और ये खुद डायरेक्टली इंडिविजुअल लेवल पे लोन नहीं देती, बाय वे ऑफ रीफाइनेंस वर्क करती है कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इसी चीज़ में इन्वॉल्व है उनको पैसा देती है, ठीक है। MSMEs के प्रमोशन के लिए, उनके फाइनेंसिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, एंड साथ ही साथ और भी जो इंस्टीट्यूशंस है जो इसी काम में एंगेज्ड है उनके कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करती है। नाउ मुद्रा बैंक, ठीक है। मुद्रा बैंक क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस। छोटे लेवल पे अगर एंटरप्राइज, जैसे कि आपने सैलून खोल लिया कोई, ठीक है, पार्लर खोल लिया, इस तरीके छोटे छोटे अगर आप जो बिजनेस खोल रहे हो ना, उनकी फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड फंडिंग टू नॉन कॉर्पोरेट इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या है? जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, ठीक है, जो इनफॉर्मल लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेस सेक्टर सच एज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे कि शॉपकीपर, छोटे मोटे दुकानदार, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर्स, ठीक है, हेयर सैलून, आर्टिसंस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज विद फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, जिनको अप टू 10 लाख रुपए चाहिए होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लोन देने के लिए, ठीक है। तो RRBs को सेटअप कब किया गया? 1975 में। नाबार्ड को कब किया गया? 1982 में। NHB को कब किया गया? 1987 में। लोकल एरिया बैंक को 1996 में। एग्जिम बैंक को 1982 में। सिडबी को 1990 में। इनकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू यस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि इसका नाम है, डेवलपमेंट के कार्यों के लिए पैसा देती है, ठीक है। सो DFIs आर सेटअप टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस फॉर सच सेगमेंट्स वेयर रिस्क इन्वॉल्व्ड आर बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ कमर्शियल बैंक। Government has set up a DFI named National Bank for Financing Infrastructure and Development Bank with ₹20,000 crore, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गतिशक्ति प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट है, इनके तहत कुछ भी सड़कें बनवानी है, कुछ है, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा और अगर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा है कि कमर्शियल बैंक्स के बस के बाहर की बात है, तो ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जो है वो कौन देते हैं? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस देते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में ऑफकोर्स टाइम भी ज़्यादा लगेगा। नाउ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है? अब देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती है, इंक्लूडिंग NBFC,
ठीक है। पहले मैंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको मतलब इंटरचेंजेबली मैंने यूज़ किया है, बट दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। एनबीएफ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत टाइप की चीज़ें आती है, जिसमें वन ऑफ द क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। नाउ एन एनबीएफसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड इसको अमेंड किया गया 2013 में। एज पर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, नो एनबीएफसी कैन कैरी बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई। नाउ एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनीज, निधि कंपनीज, चिटफंड कंपनीज। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो इनके बारे में ना बुक में बिल्कुल मेंशन नहीं था, तो मैंने इनके ऊपर मतलब सर्च करके और फिर ये देखा है। तो सबसे पहले हम निधि कंपनीज देख लेते हैं। आई होप निधि कंपनीज दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है ना कि जैसे 4-5 जन मिलके, मैं आपको पहला प्रोसेस बताती हूँ। 4-5 जन मिलेंगे और अपनी सेविंग्स ना एक पूल में डालेंगे। पूल इन द सेंस मतलब एक जगह इकट्ठी करेंगे। जैसे आप 4-5 फ्रेंड मिलके आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, और फिर क्या कर रहे हो कि जिसको ज़रूरत पड़ रही है वो पैसे ले रहा है और फिर वापस दे रहा है, फिर जिसको ज़रूरत पड़ रही है वो ले लेगा, ठीक है, और फिर वापस दे देगा, इस तरीके से। क्योंकि एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कुछ भी काम कर सके, तो सारे मिलके अपनी सेविंग्स एक जगह कर रहे हैं, तो वो सारे पैसे सबके काम आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ मेंबर्स के काम आ रहे हैं। ठीक है, सो निधि क्या है? निधि इज अ कंपनी फॉर्म्ड विद एक्सक्लूसिव ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ सेविंग and functioning for the mutual benefit of the members of the company by receiving deposit from individuals enrolled as members and by lending only to individuals also enrolled as member। ठीक है, सो लेंडर एंड बोरोवर दोनों कौन होते हैं? इसके मेंबर्स ही होते हैं। ठीक है, नाउ चिटफंड कंपनीज पे हम आ जाते हैं। चिटफंड कंपनीज कैसी है? ठीक है, सो चिटफंड कंपनीज है बेसिकली, ये भी निधि कंपनीज की तरह ही वर्क करती है। इनमें क्या होता है कि इनमें भी जो काफ़ी सारे लोग मिलते हैं। इन दिस अ पर्सन एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पर्सन्स सच दैट ऑल ऑफ देम शेल सब्सक्राइब टू अ सर्टेन अमाउंट मनी एंड सम काइंड ऑफ गेन व्हेन द पर्सन टर्न्स कम। अपनी उसकी टर्न जब भी उसकी खुद की टर्न आती है, तो वो चाहे लॉटरी से टर्न निकालते हैं, कैसे भी वो पैसा लेता है, उसके बाद में उसको वो पैसा वापस देना पड़ता है। ठीक है, जो चिटफंड कंपनीज है, दीज आर रेगुलेटेड अंडर सेंट्रल चिटफंड एक्ट 1982। रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चिटफंड आर कैरिड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड निधि कंपनीज नीड टू बी डिक्लेयर्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओनली इंडिविजुअल मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट। सो बेसिकली ऐसे सेम टाइप ऑफ वो है। अब आपको क्या देखना है कि जब कभी भी ये न्यूज़ में हो, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर निधि कंपनी से रिलेटेड और चिटफंड कंपनी से रिलेटेड देयर वर सम गाइडलाइंस विच वर इन न्यूज़। ठीक है, आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस निकाली है, तो आपको उन गाइडलाइंस को हल्का फुल्का देख लेना है। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस हमेशा बहुत ज़्यादा घुस के डिटेल में नहीं आता, बहुत जनरल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टैटिक की जानकारी होनी चाहिए। और जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी ना, तो एंड में हम ऐसा करेंगे कि जो विजन आईएस की जो मंथली जो पीटी 365 है, उसमें से हम जो स्टैटिक है और जो पीटी 365 है, दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमें आपको भी ये समझ आया और हम इस पर थोड़ा और क्लैरिटी लाएंगे कि जो विजन आईएस है कि उसकी मंथली मैगजीन है या किसी भी और इंस्टीट्यूशन की मंथली मैगजीन है, उसमें कुछ एक्सेप्शनल नहीं लिखा होता है। जिन बुक से हम पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक से स्टैटिक के नोट्स बनाए जाते हैं और एक न्यूज़ लिखी जाती है। जो भी न्यूज़ होती है, वो न्यूज़ हमेशा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज़ हो गई, वो छोटी छोटी न्यूज़ भी होती है, तो भी हमें वो करना पड़ता है। ठीक है, सो इतना डिटेल में नहीं करना होता, तो वो हम लास्ट में करेंगे जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोनों को हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। ठीक है, एंड देन यूल गेट टू नो कि किस तरीके से आपको पीटी 365 को अपने स्टैटिक के साथ में कनेक्ट करना है और किस तरीके से आपको उसका डिस्कशन करना है। ठीक है, नाउ इसमें आई थिंक पहले चलो सबसे पहले अब ये कर लेते हैं माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। माइक्रो फाइनेंस PYQ है CDS का। ठीक है, सो इनको ऐसा मत लेना कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। माइक्रो फाइनेंस का क्या है? माइक्रो मतलब छोटा, फाइनेंस छोटे लेवल पे फाइनेंस देना। सो इट इज़ अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। दीज फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड स्मॉल लोन्स, क्रेडिट, सेविंग्स, इंश्योरेंस, फंड्स, ट्रांसफर, रेमिटेंसेज, फैसिलिटीज एक्सेट्रा डिजाइन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है? छोटे लेवल पे जो छोटे जो जिनकी जो आयत है, जिनकी इनकम है, जिन लोगों की, उनको लोन दिए जाते हैं, उनको फैसिलिटीज दी जाती है। ठीक है, ना माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है? ये जो माइक्रो फाइनेंस जो ये टर्म है, इसके अंडर जो लोन दिए जाते हैं, छोटे लोन दिए जाते हैं, उनको माइक्रो फाइनेंस लोन बोलते हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज कोलेटरल फ्री लोन।
कोलेटरल होता है जब आप लोन लेते हो तो आपको अगर आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ रही है तो वो है कोलेटरल। तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो आपकी वो चीज़ को जब्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इवेंचुअली यू एंड अप, ठीक है, आप डिफॉल्ट कर ही देते हो, आप नहीं दे पाते तो वो आपकी वो चीज़ का यूज़ करके अपना पैसा निकलवाते हैं, ठीक है, उसको सेल कर देंगे किसी भी तरीके से। सो इट इज़ डिफाइंड एज कोलेटरल फ्री लोन गिवन टू अ हाउस होल्ड हैविंग इनकम अप टू 3 लाख, जिसकी 3 लाख से कम इनकम हो। बैंक एंड NBFCs शुड क्लियरली मेंशन अ सीलिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट, कि कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो लोग लेंगे उनसे, एंड ऑल अदर चार्जेस एप्लीकेबल टू द माइक्रो फाइनेंस लोन्स। इट इज़ डिलीवर्ड बाय कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFCs, ठीक है। सो माइक्रो फाइनेंस का आपको समझ आया होगा कि जिन लोगों की जो आय है वो 3 लाख से कम है, जिनको छोटे छोटे लोन्स की आवश्यकता है, तो उनको माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब पीयर टू पीयर लैंडिंग पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये कुछ साइट्स होती है, ऐप कह लो आप, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा है और मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, हम दोनों अगर एक दूसरे को नहीं जानते फिर भी मैं आपसे पैसा ले सकती हूँ, लोन लेंगी और आप मुझे लेंड कर सकते हैं पैसा, ठीक है। सो पीयर टू पीयर लेंडर में क्या होता है, इट इनेबल इंडिविजुअल टू ऑब्टेन लोन्स डायरेक्टली फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स, कटिंग आउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज द मिडल मैन, ऑल्सो नोन एज सोशल लैंडिंग और क्राउड लैंडिंग, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमें लोन की ज़रूरत है तो हम बैंक्स के पास जाते हैं लोन्स लेने के लिए, ठीक है। पीयर टू पीयर लैंडिंग में क्या होता है, ठीक है, हम ये जो बैंक्स है, जो बीच में जो इंटरमीडिएरी है, इसको साइडलाइन कर देते हैं और हम, ठीक है, ऑनलाइन घर बैठे बैठे भी, ठीक है, पीयर टू पीयर लैंडिंग के थ्रू लोन लेंड कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं, ठीक है। सो पीयर टू पीयर लैंडिंग में क्या होता है, पीयर टू पीयर लैंडिंग वेबसाइट कनेक्ट बोरोवर्स डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स, द साइट सेट्स द रेट एंड टर्म्स एंड इनेबल्स द ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो कितना इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा और क्या टर्म्स रहेगी, ये साइट सेट करती है, ठीक है। अब RBI ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है पीयर टू पीयर लैंडिंग की, ठीक है। वो गाइडलाइंस क्या है कि फंड ट्रांसफर बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स ऑन द पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म शेल बी थ्रू एक्सक्रो अकाउंट मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या कि एक थर्ड पार्टी ये सारा फैसिलिटेट करवाएगी, ठीक है। ऑल फंड ट्रांसफर शेल बी थ्रू एंड फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड कैश ट्रांजैक्शंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। तो आप जब पैसा देंगे तो आपके डायरेक्टली आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा कटेगा डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट। कैश ट्रांजैक्शंस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट की गई है। There are limits on how much a lender can lend and how much a borrower can borrow and maximum time period क्या होता है, इन सब पे क्या है, maximum limits जो है सेट करी गई है, ठीक है। अब जो पीयर टू पीयर लैंडिंग में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो इन्वॉल्व है उनको क्या करना है, शेल एक्ट एज एन इंटरमीडियरी, ठीक है, बीच में एज एन इंटरमीडियरी का काम कर रहे हैं ये। नॉट रेज डिपॉजिट एंड नॉट लैंड ऑन इट्स ओन, ऐसा नहीं है कि खुद पैसा उठा के खुद ही लोन देने लग जाए, ये सिर्फ इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, लोन लेना देना हम जैसे लोग आपस में बैठ के करेंगे बिना एक दूसरे को जाने। नॉट प्रोवाइड एनी क्रेडिट गारंटी, नॉट फैसिलिटेट और परमिट एनी सिक्योर्ड लैंडिंग लिंक टू इट्स प्लेटफॉर्म, undertake due diligence on participants, undertake credit assessment and risk profiling of the borrowers and disclose the same to the lender, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कि पास्ट रिकॉर्ड हमारा कैसा रहा है उस बेसिस पे ये हमारी क्रेडिट असेसमेंट भी करेगी और जब लेंडर हमें लोन देगा तो ये डिस्क्लोज करेगी लेंडर को, ताकि वो डिसाइड कर सके कि क्रेडिट वर्दीनेस डिसाइड कर सके कि उसको लोन देना है या नहीं देना है। रिक्वायर प्रायर एंड एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट टू एक्सेस इट्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, अगर हमारी किसी भी तरीके की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जा रही है तो पहले हमसे प्रायर कंसेंट लिया जाएगा। अंडरटेक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोन एग्रीमेंट, जो भी लोन एग्रीमेंट होएगा उसके डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगी। प्रोवाइड असिस्टेंस इन डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट, ऑफकोर्स पूरा ये जो प्रोसीजर है इसमें वो हेल्प करेगी। रेंडर सर्विस फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स ओरिजिनेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये सारी आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस है, आप इसको पोस्ट करके फिर से एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब NBFCs जो पीयर टू पीयर लेंडिंग है ये लेंडर और बोरोवर को क्या क्या डिस्क्लोज करेगी। लेंडर, मान लो अगर आप खुद लेंडर हो, आप पैसा दे रहे हो तो आप क्या क्या चाहोगे कि आपको बोरोवर का पता हो, ठीक है। अगर आप पैसा दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए डिटेल्स इंक्लूडिंग पर्सनल डिटेल आइडेंटिटी ऑफ बोरोवर, पर्सनल आइडेंटिटी भी आपको बोरोवर की पता होनी चाहिए। रिक्वायर्ड अमाउंट, उसे कितना अमाउंट चाहिए, कितना ब्याज दर वो चाह रहा है कितने में मुझे मिल जाए, एंड उसका क्रेडिट स्कोर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम सिबिल स्कोर बोलते हैं। सिबिल क्या है, सिबिल एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है जो हम आगे CIC आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बोरोवर को क्या पता होना चाहिए, बोरोवर पैसा ले रहा है, कौन दे रहा है, इसका जरूरी नहीं है कि वो उसको पता हो, ठीक है। सो पर्सनल जो बोरोवर की लेंडर की जो पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो बोरोवर को नहीं बताई जाएगी।
उसको बताया जाएगा क्या क्या, सिर्फ प्रपोज अमाउंट कि लेंडर कितना पैसा दे रहा है एंड IR ऑफर्ड कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, बट नॉट PDs एंड CDs, मतलब पर्सनल डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, सो आई थिंक अभी इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। अभी 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 हमें और करना है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी डीलर्स करना है हमने को, ठीक है, और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज करना है। ठीक है, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि और लोगों को भी ये पसंद आएंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में और लोगों के साथ में शेयर करो, ठीक है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड येस, जिनको भी नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप लिंक दे देती हूँ। ठीक है, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटी एंड इकोनॉमी के नोट्स या जो भी लेक्चर्स आर्ट एंड कल्चर की इस चैनल पे अवेलेबल है, उनके नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।